चलिए आइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जुड़ो सभी लोग। जल्दी जल्दी आइए। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग हेडिंग डालिए, एनालिसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। एनालिसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है। टी नेटवर्क बनाने के बाद उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एक डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक, आओ जल्दी आओ सभी लोग। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप टी नेटवर्क बनाइए। ये हमने एक बना दिया टी नेटवर्क। ठीक है, ये टी नेटवर्क है। अब इसमें आपको ये पता है कि शंट ब्रांच कौन सी है और सीरीज ब्रांच कौन सी है। तो ये वाली आपकी शंट ब्रांच होती थी, शंट ब्रांच। और इस शंट ब्रांच का कोई इम्पीडेंस एज्यूम कर लेते हैं Z2। ठीक है। ऐसे ही जो सीरीज ब्रांच है, ये वाली सारी सीरीज ब्रांच है, और इस सीरीज ब्रांच में आपको इम्पीडेंस एज्यूम करना है हाफ 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 करना है। ठीक है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया Z1/2 और ये Z1/2। ये सेम क्यों है, क्योंकि हम लोग सर्किट कैसा एज्यूम कर रहे हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जहाँ पे आपको सिमेट्रिकल दिखता है वहाँ पे आपका, अगर टी नेटवर्क है तो उस केस में सीरीज वाली ब्रांच का इम्पीडेंस वो इक्वल होना चाहिए, शंट ब्रांच वाली का वो अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एक सीरीज ब्रांच और शंट ब्रांच का इम्पीडेंस हमने एज्यूम कर लिया। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की। फिर तो हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को ड्राइव करेंगे, यानी कि उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए हमने कोई इम्पीडेंस एज्यूम कर लिया कि आपका ये Z0, ये हमने लगा दिया इधर साइड Z0। Z0 क्या है, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस। ठीक है, अब इस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस साइड से। ठीक है, यानी कि इनपुट साइड से इस कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। देखते हैं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना निकलता है। ठीक है, तो मान लिया ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इधर साइड से Z0 से। ठीक, तो सबसे पहले इतना डाल के इसका डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद थोड़ा इसमें लिखा देते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। चलिए बनाइए। नोट कर लिया, चलिए इसमें लिखिए थोड़ा। सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क को डायग्राम में दर्शाया गया है, डायग्राम में दर्शाया गया है
जिसका सीरीज इम्पीडेंस Z1, सीरीज इम्पीडेंस Z1/2 तथा शंट ब्रांच इम्पीडेंस Z2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक डायग्राम और उसके बारे में थोड़ा लिख लिया। अब देखिए इसको हम लोग डेरिवेशन इसका करते हैं। तो जेड नोट आपका निकालना है। जेड नोट का मतलब क्या है, यहाँ पे जेड नोट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। ठीक है, इसको बना लीजिए जो ना बना पाए हो। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो ये हम बना ले रहे हैं एक टी नेटवर्क। और टी नेटवर्क से हमने एक कनेक्ट कर दिया। ये जेड नोट यानी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ये है जेड नोट, यही बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ये है Z1/2 और ये Z2। ठीक है, यहाँ से जब कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब क्या है, इनपुट साइड से हमको कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली में आपका ये जो है यही इम्पीडेंस है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। इनपुट साइड कैलकुलेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, Z0 अब ये वाला जो सर्किट दिख रहा है आपका यहाँ से, ये Z1/2। ठीक है, ये कैसा है, सीरीज में है। तो सीरीज में है यानी कि Z1/2 को ऐसे ही ऐड कर देंगे, प्लस ये बोला पूरा सर्किट कैसा दिख रहा है आपको, Z1/2 प्लस Z0, ये आपका पूरा सीरीज है। बताइए ये पूरा सीरीज दिख रहा है कि नहीं। तो ये सीरीज है यानी कि इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक, और ये पूरे सीरीज का ये पूरा पैरेलल है कि नहीं। तो इस पैरेलल को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, Z2 ये पैरेलल है किसके, Z1/2 प्लस Z0 के, है कि नहीं। देखिए तो इतना हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो Z0 Z1/2 प्लस Z2, इसको पैरेलल है तो पैरेलल को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, Z2 इंटू Z1/2 प्लस Z0 अपॉन ये क्या हो जाता है, Z2 प्लस Z0 Z1/2 प्लस Z0। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर वाले पोर्शन को आप सॉल्व करिए, Z1/2 प्लस इस पोर्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये वाला इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को आप यही लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि Z2 Z1 प्लस Z0/2 यही लिखा जा सकता है। ठीक, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से तो और देखिए इसको आगे सॉल्व करो। यहाँ पे Z0 ये हो जाएगा Z1/2 प्लस Z1/2 प्लस Z0 अपॉन में पूरा ये क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z1/2 प्लस Z0। बताइए इतनी बात समझ में आई सबके। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे आगे। तो इसको और सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। ठीक है, जब आप इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, Z0 Z1/2 प्लस
ये इस ऊपर वाले पोर्शन का एलसीएम लेके आप सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए। Z1/2 को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, 2Z0 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, ये इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो ये Z0 प्लस 2Z2 हो जाएगा ना। तो इसको और सॉल्व करोगे तो ये Z0 Z2 अपॉन 2 और इसके पूरा ये क्या हो जाएगा अपॉन में 2, इसका इसका जब एलसीएम लोगे, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा 2Z2 प्लस Z1 प्लस Z0/2, यही होगा। जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से क्या बनेगा Z0 इक्वल्स टू Z1/2 प्लस Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z0 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 2Z2 प्लस Z1 प्लस Z0, ये कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से ये बचेगा Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z1 अपॉन 2Z2 प्लस Z1 प्लस Z2, ठीक है। इसको नोट करिए पहले। इतना हो गया। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, Z0 इक्वल्स टू Z1/2 प्लस Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z0 अपॉन 2Z2 प्लस Z1 प्लस 2Z0। इतनी बात सबकी समझ में आई, बताइए, तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्या करेंगे, इस पोर्शन का यानी कि ये जो पोर्शन है इसका एलसीएम लेंगे, ये और ये, तो इसका एलसीएम जब लोगे तो ये क्या बनेगा Z0 इक्वल्स टू, ये पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Z1 प्लस Z1 प्लस 2Z0, ठीक है, अपॉन में ये एलसीएम टोटल कितना आएगा 2 और ब्रैकेट में 2Z2 क्या है 2Z2 प्लस Z1 प्लस 2Z0, ठीक है। यहाँ से आगे ये हो जाएगा ये वाला Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z0, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। आप क्या करोगे, इसको जब ये 2 है 2 का अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये देखिए इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करके 2, 1 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा 2Z2 Z1 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस 2Z0 Z1, ठीक है, प्लस Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z0 अपॉन 4Z2 प्लस 2Z1 प्लस 2, ये भी 4 हो जाएगा, 4Z0 क्या हो जाएगा 4Z0। बताइए, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, डेरिवेशन को आपको सॉल्व करना है। निकल के आया था 2Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस 2Z0 Z1 प्लस 2Z1 Z2 प्लस 4Z2 Z0, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 4Z2 प्लस 2Z1 प्लस 4Z0, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
बताइए। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 2z1 z2 प्लस z1² प्लस 2z0 z1 प्लस 2z1 z2 प्लस 4z0 z2 इक्वस टू, ये इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ। ये क्या हो जाएगा, z2 z0 का मल्टीप्लाई करेंगे z2 प्लस 2z1 प्लस 4z0। ठीक है, अब यहाँ से जिसका और तो इतना हो गया सॉल्व। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 4z1 z2 प्लस z1² प्लस 2z0 z1। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 4z0 z2। यही होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, इधर साइड से आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लेके आएंगे तो देखिए ये माइनस में सारा पोर्शन हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 4z2 z0, ये क्या हो जाएगा माइनस के 2z1 z0, ये क्या हो जाएगा माइनस के 4z0²। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बताइए सभी लोग किसी कंफ्यूजन। इतना हो गया। अब इसको और सॉल्व करोगे तो ये वाला पोर्शन देखिए क्या 4z1 z2, इसको लिख लीजिए आगे z1 z2 प्लस z1² प्लस के 2z0 z1 प्लस के 4z0 z2। देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे 4z0 z2, ये 4z0 z2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस करके, और हमारे पास क्या बच रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है 2z1 z0, 2z1 z0, तो ये 2z1 z0 ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अब क्या बचा है, ठीक, तो अब हमारे पास बचेगा ये वाला, तो कैंसिल ही हो गया तो इसको नहीं लिखेंगे ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये बना है आपका 4, और देखो कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, तो और कुछ कोई कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या पोर्शन बचा है उसको नोट कर लीजिए। ये हो गया कैंसिल, इतना नोट कर लिया। आगे क्या बचा है माइनस के, यहाँ पे माइनस होगा माइनस के 4z0², माइनस के 4z0²। ठीक है, इक्वस टू 0। कहाँ चला गया, चलिए क्या बचा है हमारे पास 4z1 z2 प्लस z1² प्लस 2z0 z1 प्लस 4z2 z0 माइनस के 4z0 z2 माइनस के 2z0 z1 माइनस के 4z0²/2। ठीक है, इसमें क्या पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये और ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये पोर्शन हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा है 4z1 z2 प्लस z1², ये माइनस के 4z0² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे 4z0 को आप यहाँ ले आओ इधर साइड और इसको इधर लेके जाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 4z1 z2 प्लस z1²। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये वाला पोर्शन जो है z0² इक्वल्स टू, इसको जो 4 नीचे लेके जाओगे तो ये हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा z1 z2 प्लस इसके नीचे z1² का अपॉन 4,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस इक्वेशन को आप डालोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए और इतना नोट करिए। पहले क्या करेंगे, इतना नोट करिए पहले, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से इतना नोट हो गया। अब इसको जब और सिंप्लीफाई करोगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। इसमें देखिए अगर हम लोग क्या करें, Z1 और Z2 को कॉमन ले लें, Z1 और Z2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से देखिए Z2 तो था नहीं, तो यहाँ जब ज़बरदस्ती आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे नीचे आपका क्या हो जाएगा, Z1 यहाँ तो 1 बचेगा अपॉन में 4 Z2 हो जाएगा, होगा कि नहीं जब इसको कॉमन करोगे। इतना तो आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको सॉल्व करिए, ठीक। फिर क्या करोगे, अब अगर Z0 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा कि नहीं, Z1 Z2 1 प्लस Z1 अपॉन 4 Z2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सब लोगों की। तो ये हमारा निकल के आया कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, क्या होगा, यही होगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, याद रखना इसको, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकल के आ जाएगा। चलिए नोट करिए इसको। तो इस इक्वेशन को आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। क्यों, क्योंकि अभी इसका यूज आगे होगा जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे Z0 का और ZOC का, ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। तो इसीलिए इतना आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। तो चलिए आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला पोर्शन हम लोग आगे करते हैं। यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहलाता है Z0, ठीक। इसको नोट कर लो क्योंकि टाइम हो गया है। तो ये है आपकी NFTL क्लासेस, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ बताइए आप लोग, कमेंट करिए। पिछली क्लास में क्या देखा था। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो आपका सिस्टमेटिक सिमेट्रिकल नेटवर्क जो होता है, ठीक है, उस सिमेट्रिकल नेटवर्क में जो टी पैरामीटर होता है, टी टाइप का जो नेटवर्क होता है, उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का एक डेरिवेशन कैलकुलेट किया था, एक डेरिवेशन को हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब उसी के आगे आप लोग क्या करोगे, एक हेडिंग डालोगे, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी में। आइए आइए, गुड आफ्टरनून सभी लोगों का, गुड आफ्टरनून। तो एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, हेडिंग नेक्स्ट डालिए, रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 एंड ओपन सर्किट इम्पीडेंस ZOC, ठीक है, एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ZSC of a symmetrical network, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग है, इस हेडिंग को आप सभी लोग डालिए। फिर हम लोग इसका एक डेरिवेशन करते हैं और उस रिलेशन को हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का ओपन सर्किट इम्पीडेंस के साथ में और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के साथ में क्या रिलेशन हमारा निकल के आता है, ठीक है। तो ये सभी लोग हेडिंग डालेंगे, डालिए सभी लोग।
चलिए तो देखते हैं। तो देखिए, अगर हमको रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में, यानी कि जेड नॉट के, जेड ओ सी और जेड एस सी, तो आप इस तरीके से भी इसमें हेडिंग डाल सकते हो, यानी कि इसके इसके बीच में हमको क्या निकालना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इनके बीच में, ठीक है। अब देखो, अब रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग टी नेटवर्क लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक टी नेटवर्क बनाइए। तो ये हमने एक बना दिया टी नेटवर्क, ये क्या बना दिया, एक टी नेटवर्क। तो टी नेटवर्क हमने जब बनाया, तो ये सीरीज ब्रांच का इम्पीडेंस हमने एज्यूम किया Z1/2 और ये Z1/2, ठीक है। ये इसका Z2 हो जाएगा शंट ब्रांच का इम्पीडेंस, और इसको हमने मान लिया कि ये आपके ओपन सर्किट इम्पीडेंस है, मान लिया OC। इधर से भी आपका OC, ठीक है, ओपन है ना, तो इधर साइड का इम्पीडेंस ZOC और इधर ZOC, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं इसको, चाहे नंबर पॉइंट दे दिए A B C और D, ठीक है। अब यहाँ से आपको सबसे पहले आप लोगों ने इसका कैलकुलेट भी किया होगा कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस जब हम लोग निकालते हैं, तो चाहे इस तरफ से निकालो चाहे इस तरफ से निकालो, तो उस केस में आपका सेम आता था, जब आपका कैसा नेटवर्क हो, सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए हम कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे आउटपुट साइड से निकालो, और सिमेट्रिकल नेटवर्क, तो सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए हम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ से देखिए, अगर हम लोग इनपुट साइड से अगर कैलकुलेट करना चाहें ZOC, तो देखिए कितना निकलेगा, ZOC इक्वल्स टू, ये देखिए क्या है, Z1/2 और ये Z2 प्लस हो जाएगा, सीरीज में है, तो Z1/2 प्लस Z2, यही हो जाएगा, बताइए। तो ये हमारा निकल के आता है किससे, ZOC, यानी कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हमने ZOC निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, ZSC निकालना है, ठीक है। तो ZSC जब निकालोगे तो ZSC कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, जो लोग नोट नहीं कर पाए इसको नोट करिए, फिर आगे इसमें बताते हैं, ठीक है, नोट करिए, चलिए। नोट हो गया, चलिए। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ZSC निकालना है, यानी कि शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकालना है। तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के लिए हमने क्या बताया भाई, डायग्राम बनाएंगे। ये है टी नेटवर्क, और इसमें ये है Z1/2 और ये है Z1/2, ये है Z2, ठीक है, ये है। अब देखिए, जब हम शॉर्ट सर्किट के केस में करते हैं, तो आप चाहे
इनपुट साइड सॉर्ट कर दीजिए चाहे आउटपुट साइड कर दीजिए। तो मान लिया हमने दोनों साइड आउटपुट इस तरीके से सॉर्ट कर दिए, ये क्या है सॉर्ट, और ये भी क्या है इधर सॉर्ट है। ठीक है, अब क्या करोगे, इस साइड से चाहे कैलकुलेट करो चाहे आप इस साइड से कैलकुलेट करो जेड एस सी, ठीक सेम रहेगा जेड एस सी, चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं जेड एस सी को अगर हम लोग इस साइड से करते हैं, क्या जेड एस सी को अगर हम लोग इस साइड से करते हैं इनपुट साइड से, तो देखो कितना निकल के आएगा। तो जेड एस सी इक्वस टू क्या हो जाएगा ये देखिए क्या हो जाएगा, ये सीरीज में है पूरा, ठीक तो ये सीरीज में Z1/2 हो जाएगा प्लस ये वाला पोर्शन, ठीक ये इम्पीडेंस और ये इम्पीडेंस पैरेलल में है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z2 पैरेलल है किसके, Z1/2 के। तो यहाँ से और सॉल्व करोगे तो जेड एस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1/2 प्लस Z1 और Z1 ये Z2 है अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसको लिख लीजिए सही से तो ये 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में Z1/2 प्लस के Z2। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। इसको जब और सॉल्व करोगे आगे तो ये कितना बनेगा, Z1/Z2 अपॉन Z1/Z2 प्लस Z1² अपॉन 4 अपॉन के Z1/2 प्लस Z2। ठीक है, इतनी बात हो गई, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा क्या है, अब देखो इसको अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ एज्यूम कर लें कि Z1 ZSC1 और ZSC2 इक्वल टू ZSC लिख सकते हो, ये चाहे इधर साइड Z2 मान लो, ZSC1 मान लो। तो दोनों के केस में जब आप निकालोगे तो सिमेट्रिकल केस में दोनों के केस में सेम आता है दोनों के केस में सेम आएगा, आएगा कि नहीं बताइए। तो इसलिए क्या होता है, दोनों केस सेम आ गया। अब हमारा ये यहाँ से ZSC हमने निकाल लिया, क्या निकलेगा Z1/Z2 प्लस Z1² अपॉन Z1/2 प्लस Z2। तो यहाँ से हमने ZSC निकाल लिया। अब ये ZSC इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया और ZOC जो हमारा निकला था उसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। Z1 क्या निकला था, ZOC क्या निकला था, Z1/2 प्लस Z2। तो ये हमारा निकला था ZOC। अब ZOC को हम नंबर 1 डाल देंगे इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, ये हो गया। ठीक, अब हम रिलेशन निकालते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए, उसके बाद इसका रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हमको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए दो चीज़ें हमको पता होगी, ZOC निकालना है। ठीक, ZOC हो गया, ये कैलकुलेट करिए। यहाँ से हमको निकालना है रिलेशन तीनों के बीच में। तीनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं,
इसको रब कर लीजिए। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी निकल के आ गई, ठीक है। अब क्या करोगे, रिलेशन निकालोगे। तो हम रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो आप लिखिए नाउ मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, जेड ओ सी इंटू जेड एस सी इक्वस टू, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, Z1/2 प्लस के Z2 इंटू ये क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस के Z1² 4 अपॉन Z1/2 प्लस के Z2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब देखिए इसमें जो चीज़ आपकी कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे। देखिए ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो ये जब हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ZOC इंटू ZSC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस के Z1² 4, ठीक है। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। ये हो गया। नोट करिए सभी लोग। चलिए नोट कर लिए। देखिए अब क्या करेंगे, जैसे हमने निकाल लिया इसका रिलेशन। अब इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाला था तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमारा क्या निकला था, यही निकला था कि Z² इक्वल टू Z1 Z2 1 प्लस Z1 4 Z2, यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकला था कि नहीं निकला था, बताइए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर पहली थी, मान लिया ये जो हमने कल डेरिवेशन जिसका किया था। अब ये चीज़ देखो, हमको ये पता है कि ये ZOC और ZSC का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देखो यही दिख रहा है कि नहीं। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा क्या बनेगा, देखो इससे पहले जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो यहाँ से ये चीज़ कहाँ से निकल के आई थी, इसको एक मिनट। तो यहाँ से हमारा ZOC इंटू ZSC इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z1²/4, ठीक है। ये रिलेशन हमारा निकालना है। अब देखिए ये हम जानते हैं कि जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाला था तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू क्या होती थी, देखिए Z1 Z2 प्लस Z1²/4 ये होता है आपके किसके, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल, ठीक है। जब ये डेरिवेशन जब आप कल वाला देखेंगे तो उसमें आपकी ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। एक इक्वेशन हमने लिखाई थी इक्वेशन नंबर 1 वहाँ पे, तो ये वाली देखो वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ क्या करोगे, इस वैल्यू को रख दोगे, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ZOC इंटू ZSC इक्वल्स टू
इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जेड नॉट, यानी कि ओपन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो ये जब हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, जेड स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर के इक्वल है। तो देखिए अब हमारा रिलेशन क्या निकला है, रिलेशन हमारा निकला है जेड ओ सी इंटू जेड एस सी इक्वल्स टू जेड नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो जेड नॉट स्क्वायर क्या है, ये है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, तो यहाँ से और जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट जेड ओ सी इंटू जेड एस सी। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका निकल के आता है। तो ये क्या है, रिलेशन है बिटवीन जेड ओ सी कॉमा जेड एस सी एंड जेड ओ। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा निकल के आएगा। नोट करिए इसको। हो गया नोट। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस और ओपन सर्किट इम्पीडेंस के बीच में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है इसको समझते हैं पहले। तो देखिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसमें क्या ये रिलेशन दिखाता है किसमें, इनपुट और आउटपुट में, इनपुट और आउटपुट में। ठीक है, इनपुट आउटपुट का चाहे आपका वोल्टेज हो चाहे करंट हो, ठीक है, इनके आउटपुट और इनपुट में रिलेशन दिखाता है जब कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क होता है, टू पोर्ट नेटवर्क में। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क में जो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन होता है वही आपका कहलाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको ई, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से गामा से। ठीक है, ये बोला जाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक, अब इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको लिखा जाता है इस तरीके से अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक, ये होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट।
अब प्रोपोगेशन कांस्टेंट में दो चीज़ें होती हैं। क्या? पहला तो होता है इसमें एटीन्यूएशन कांस्टेंट, एटीन्यूएशन कांस्टेंट, ठीक। दूसरा क्या होता है, जो बीटा होता है, बीटा को रिप्रेजेंट किया जाता है फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो एटीन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है, फेज कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट को पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे कि ये आपका एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन के बेसिस पे देखें तो डेफिनेशन के बेसिस पे इसको क्या कहोगे कि ये रेशियो होता है जो करंट एंटरिंग करती है और जो रेशियो और किसके बीच में, जो करंट आपकी लीव करती है टू पोर्ट नेटवर्क से, ठीक है। तो देखिए अब जैसे इसको अगर चलो ये वाला लिखो, जैसे इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं EYIS/IR, ठीक है। तो IS क्या है, यानी कि ये इंटरिंग और रिसीविंग, ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड करंट, और इसको क्या कह सकते हैं रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। तो ये इतना रिलेशन होता है, इसको नोट करो पहले, ठीक है, फिर लिखाते हैं इसमें। क्या करोगे, इतना पहले नोट करिए, इतना नोट करना, ठीक। चलिए इतना नोट करो दोनों चीज़ें। नोट हो गया, चलिए अब इसमें लिख लीजिए, थोड़ा लिखा देते हैं। चलिए लिखिए, प्रोपोगेशन कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो टू पोर्ट नेटवर्क में, जो टू पोर्ट नेटवर्क में, जो टू पोर्ट नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को, जो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को दिखाता है, इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को दिखाता है। आगे लिखिए, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। आगे लिखो, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड करंट तथा रिसीविंग एंड करंट के अनुपात को भी
सेंडिंग एंड करंट तथा रिसीविंग एंड के करंट के अनुपात को प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं। प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं। हो गया इतना? इतनी बात समझ में आए सभी लोगों को? तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लिख लो चाहे मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको नोट कर लियो। इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट। देखिए फेज कांस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है, गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, फेज कांस्टेंट होता है, फेज कांस्टेंट, ठीक है। अब इस फेज कांस्टेंट को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट का, ठीक है, ये क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट को क्या कह सकते हैं, कॉल्ड फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं। तो ये हेडिंग डाल के इस एक्सप्रेशन को भी लिख लो और इसी तरीके से इसको लिख लो, ठीक है, बनाओ इसको, फिर इसमें अभी लिखाते हैं थोड़ा। तो फेज कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है उसका जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है उसी को फेज कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। अब जो ये फेज कांस्टेंट का काम क्या होता है, क्या करता है ये, तो बेसिकली ये फेज कांस्टेंट होता है, ये वेरिएशन दिखाता है किसके इसके बीच में, यानी कि वेरिएशन दिखाता है किसके में, फेज की पोजीशन में, फेज की पोजीशन में, किसकी पोजीशन में, फेज की पोजीशन में, किसका, करंट और वोल्टेज का, करंट और वोल्टेज का जो फेज होता है उसकी पोजीशन को या उसकी वेरिएशंस को दिखाता है ये फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। और इसका अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, क्या, रेडियन, ठीक। इतना नोट कर लो, चाहे नोट करो, फिर इसमें लिखा देते हैं। तो चलिए अब लिखिए इसमें, हेडिंग डाल के फेज कांस्टेंट में लिखिए। फेज कांस्टेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट का इमेजिनरी वाला पार्ट होता है,
फेज कांस्टेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट का इमेजिनरी वाला पार्ट होता है, लिख लो चाहे और लिख देते हैं, फेज कांस्टेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट का इमेजिनरी वाला पार्ट होता है जिसे फेज कांस्टेंट कहते हैं, फेज कांस्टेंट कहते हैं। यह फेज कांस्टेंट किसी भी नेटवर्क में वोल्टेज तथा करंट के फेज वेरिएशन को या फेज पोजीशन के वेरिएशन को निकालता है या डिटरमाइन करता है, ठीक है। आगे लिखो इसी में, फेज कांस्टेंट का मात्रक या यूनिट क्या होती है, रेडियन, ठीक है। चलो इतना नोट करो। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस और आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में रिलेशन देख लिया, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को देखा और फेज कांस्टेंट को देख लिया, ठीक है। तो चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल देखते हैं आगे, ठीक। चलिए फिर।